हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर आप सभी के लिए लाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि क्लास 12th का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम लाइट टॉपिक से स्टडी करेंगे अपने टॉपिक को। आसान टॉपिक तो हम सभी रीड किए होते हैं, वहाँ से पढ़ना हमें आसान होता है, बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम कंसेप्ट को दिखा सके, कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर सके, बारीकी से आपको चीज़ों को बहुत कम समय में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो पहला वीडियो है डे फर्स्ट, लेक्चर फर्स्ट, सब कुछ पहला दिन। क्या कैसे रीड करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली हम आज डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, कैसे रीड करना है। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ और सिर्फ बेसिक थीम ऑफ लाइट होगा। लाइट के बारे में इतना विधिवत अध्ययन कर लेंगे कि पूरी एनसीईआरटी तो छोड़ो, एनसीईआरटी के अलावा किसी भी बुक में जाओगे हर एक लैंग्वेज को मैं क्लियरिफाई करूँगा, और इससे अपर लेवल पर कोई डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 100% माई चैलेंज। तो चलिए टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइट के मैक्सिमम प्रॉपर्टी को रीड करेंगे अच्छे से। देखो लाइट क्या है, लाइट के बारे में रीड कैसे किए थे, मैंने कुछ बेसिक पॉइंट पीछे लिखा हुआ है, यहाँ से नहीं बट आप मेरी बातों को सुनते जाएगा, मैं धीरे धीरे टॉपिक को कोरिलेट करूँगा। देखो हुआ क्या था कि ऐसा माना जाता है जब लाइफ में पहली बार, मीन्स वैसे तो लाइट बहुत दिन से एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जब से सन है हमारा तब से लाइट है, बट एक्चुअल में साइंस के वे में हम इस चीज़ को नहीं कह सकते। तो साइंस में कैसे लाइट को डिफ़ाइन किया गया है, सबसे पहले वैज्ञानिक गैलीलियो थे। गैलीलियो ने लाइट के बारे में बहुत पहली बार कुछ बोला था, कुछ कहा था। तो एक्चुअल में प्रकाश के एक तरह से जनक तो गैलीलियो कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे दैनिक जीवन में पहली बार इस बात को बताया था सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप की सहायता से कि सूर्य और ग्रहों के बीच क्या दूरी होती है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने इक्वेशंस के थ्रू, अपने अनुमानों के थ्रू, अपने एक्सपेक्टेशंस के थ्रू जो वैल्यूज़ बताया था, वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के स्पीड के, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के आधार पे या फिर डिस्टेंस के आधार पे बताया था, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सैटेलाइट्स या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैनेट्स, इसके कंसेप्ट के आधार पे बताया था। तो गैलीलियो को एक तरह से जनक माना जाता है, फादर ऑफ लाइट, बट साइंस इसे एक्चुअल में नहीं कहता है। तो हम जेन्युइन कहेंगे कि गैलीलियो जनक हैं, बट अब मैं आपको विद प्रूवन आपको जवाब बताता हूं कि कहां से लाइट की जर्नी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे डिकार्टिस थे, लगभग एवरेज 1637 में 1637 में डिकार्टिस ने पहली बार लाइट के बारे में थ्योरी लिखा था, जिसे कहते हैं कार्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसे कहते हैं टिनी पार्टिकल थ्योरी, इन शॉर्ट में समझाने के लिए। एक्चुअल में डिकार्टे ने पहली बार लाइट के बारे में कुछ बोला था, और उस थ्योरी को हम कहते हैं डिकार्टेस थ्योरम या फिर कार्पस्क्यूलर थ्योरम। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइट की जर्नी शुरू होती है। मतलब विज्ञान के भाषा में, साइंस के लैंग्वेज में पहली बार डिकार्टे ने कुछ कहा था। हिंदी में देकार्ते, इंग्लिश में डिकार्टिस, ठीक लिखेंगे हम। तो यहाँ से जर्नी शुरू होती है। उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट के बारे में, ब्रांच के बारे में रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन, फिर मैं आपको सारी लाइट की कहानी डेकार्टेस से शुरू करूँगा। एवरेज 1600 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम लाइट पढ़ना चाहते हैं तो लाइट से पहले इस थीम को पढ़ने की, लाइट आती किस ब्रांच के तहत है, आखिर किस ब्रांच के तहत लाइट की स्टडी करते हैं। तो बेटा ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है। फिजिक्स की ढेर सारी ब्रांच है, जैसे थर्मो, जैसे काइनेमेटिक्स, जैसे मैकेनिक्स, जैसे थर्मो, जैसे वेव, जैसे साउंड, ऐसे ही ढेर सारी ब्रांचों में एक ब्रांचेज ऑप्टिक्स आती है, प्रकाशिकी आती है, प्रकाश आता है, जिसको ऑप्टिक्स थ्योरम के थ्रू, ऑप्टिकल्स ब्रांच के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। तो व्हाट इज ऑप्टिक्स, चलो देखो। Optics is a branch of physics which we deal with determination of behavior and properties of light। कुल मिला के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में रीड करते हैं। मतलब लाइट का सब कुछ अध्ययन हम सिर्फ और सिर्फ करते हैं ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स के तहत, फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स के तहत। ठीक, ऑप्टिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट अध्ययन करते हैं लाइट के बारे में। कितना डीप स्टडी आप कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, नेचर के बारे में, मटेरियल के बारे में, स्पीड के बारे में, मीडियम के बारे में, एवरीथिंग, हर एक टॉपिक, डिस्पर्जन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने प्रोसेस हैं। ठीक, और ऑप्टिक्स की दो ब्रांच होती है। ऑप्टिक्स में हम रीड करते हैं लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में। इसकी दो ब्रांच होती है, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है रे ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। तो मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन लिखा है। रे ऑप्टिक्स की लैंग्वेज ये पहले है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद लाइट प्रोपगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज। इस शब्द को बस ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स,
तो यहाँ पर हम ये मान के पढ़ते हैं कि जो लाइट का प्रोपिगेशन है, मतलब प्रकाश के चलने की दिशा, ये प्रोपिगेशन का मतलब होता है चलने की दिशा, मूविंग डायरेक्शन। तो जो लाइट का प्रोपिगेशन होता है ये इन टर्म्स ऑफ रे मान के पढ़ते हैं। यहाँ पर रेज मान के, उस ब्रांच को कहते हैं रे ऑप्टिक्स, जहाँ पर लाइट को हम रे मान के डील करें। और इसको आसान वे में समझाऊं, इसी को हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी, जहाँ पर हम लाइट के पार्टिकल थ्योरी को मान के स्टडी करते हैं। मतलब लाइट के अंदर वैसे तो डुअल नेचर होते हैं, इस हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा डुअल नेचर ऑफ लाइट, एक होता है पार्टिकल, एक होता है वेव। तो जब हम लाइट को पार्टिकल थ्योरी मान के पढ़ते हैं तो उस ब्रांच के तहत आता है आपका कौन सा, रे ऑप्टिक्स, पार्टिकल थ्योरी। बेटा पार्टिकल थ्योरी अभी डीप में जस्ट बात करने वाले, बस मैं ब्रांच को समझा दूं, देन अगेन हम इसके बारे में पूरा डीप में स्टडी करेंगे। और रे ऑप्टिक्स के तहत जो लाइट को डिफाइन किया गया है, रे ऑप्टिक्स की ब्रांच में जो हम डील करते हैं, मेनली जो रियल सिद्धांत है, जो वास्तविकता है, वो रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन लॉ है। जैसा कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन लॉ, तो इस लॉ के तहत हम रे ऑप्टिक्स को डील करते हैं और ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अब दूसरा स्टडी करते हैं व्हाट इज वेव ऑप्टिक्स। तो द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स दैट कंसीडर एज बिहेवियर ऑफ लाइट व्हेन इट एग्जिबिट्स हैव वेव फॉर्म। मतलब हम लाइट का वो कैरेक्टरिस्टिक रीड करें, हम वो बिहेवियर डील करें जहाँ पे लाइट अपने कैसे प्रॉपर्टी को शो करे, वेव फॉर्म को। जनरली हम क्लास 10th में पढ़ते हैं कि लाइट हैज़ डुअल नेचर, ए वन पार्टिकल एंड वन वेव। तो यहाँ पर उसी को ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल थ्योरी को। और ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स में जहाँ पर अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करे एज अ फॉर्म ऑफ वेव, दैट कैरेक्टरिस्टिक, दैट ऑप्टिक्स, दैट प्रॉपर्टीज इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स कुछ ऐसा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ सच्चाई जान लीजिए। इंटरफियरेंस भी एक लाइट की प्रॉपर्टी होती है, जस्ट अभी आगे बताएंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के तहत ये तीन बात आप याद रखिएगा। आपसे पूछता है कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो कि वेव ऑप्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक है इंटरफियरेंस, दूसरा है पोलराइजेशन, तीसरा है डिफ्रैक्शन। ये तीन हेडिंग आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये तीन सिद्धांत, ये तीन थ्योरी, ये तीन प्रैक्टिकल इस बात को प्रूव करते हैं कि वेव ऑप्टिक्स लाइट को क्यों माना गया, कैसे माना गया, ये प्रमाण है, रियल साइंस है। और क्यों हम रे ऑप्टिक्स को ये थ्योरी मान के रीड करते हैं, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ये दो टॉपिक उसके उदाहरण है, उसके एग्जाम्पल हैं। तो ये थोड़ा सा हमने बताया ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में। अब हम आपको समझाते हैं पूरी लाइट की जर्नी, ठीक। इसको इरेज करते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक। अब हम आपको समझाते हैं लाइट की रियल जर्नी। बस 1 मिनट डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम हिस्ट्री ऑफ लाइट की कहानी शुरू करते हैं और बहुत डीप में समझिएगा। साइड में हम बाद में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, बिल्कुल जो आप क्लास 10th में रीड करते हैं यहाँ पे हम लिख देंगे, बट अभी हम हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में इतना डीप स्टडी कर लेंगे कि आई होप इससे ऊपर कुछ भी नहीं जा सकता है। हिस्ट्री के बारे में हर एक पॉइंट को नहीं कोरिलेट करेंगे, मैं बोलूँगा आप चीज़ों को समझते जाइएगा, सुनते जाइएगा। लाइफ में सबसे पहली बार जो कि साइंस कहता है 1637 के आसपास, मतलब एवरेज है 1637 के आसपास, हमारे डिकार्टिस वैज्ञानिक ने, डिकार्टिस ने फर्स्ट टाइम लाइट को फील किया था। इन्होंने पहली बार, डिकार्टिस ने बताया था प्रकाश के बारे में, और इनकी थ्योरी कहलाती है कार्पस्कुलर थ्योरी, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसको कहते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी, और आसान वे में अगर इसको कहें तो टिनी पार्टिकल थ्योरी। एक्चुअल में इन्होंने बताया था कि जो लाइट होती है वो बनते हैं छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स थे, तो ये टिनी पार्टिकल हैं, बस यही इन्होंने डिफाइन किया था, सिर्फ इतना ही।
बस इन्होंने यही कह दिया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है ना, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, या फिर दिस इज अ ग्रुप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। बस इसी थ्योरी को कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये शब्द सिर्फ नया हो सकता है फिजिक्स में, बट इसका मीन्स है छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ लाइट, ठीक है ना, टीनी पार्टिकल्स थ्योरी, इसी को कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और यहाँ पे बहुत बड़ा आपको एक रियल बात बताता हूँ, साइंस का फैक्ट बताता हूँ। साइंस में ना न्यूटन वैज्ञानिक बहुत नामी वैज्ञानिक थे, तो हम लोग बुक में लिखा पाते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लेकिन ये बात आप जानना, सच्चाई में, रियलिटी में कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिकार्टेस का था। रियल में कॉर्पस्कुलर थ्योरी डिकार्टेस का था, टीनी पार्टिकल थ्योरी डिकार्टेस का था। अब हम आपको समझाते हैं। इसी के जस्ट आफ्टर सम टाइम बहुत ही फिजिक्स के नामी वैज्ञानिक न्यूटन आए, और ये न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मतलब थोड़ा सा इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा बदल दिया, और मॉडिफाई करके इन्होंने अपना नाम दे दिया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और ये हमारे बुक्स में आज भी लिखा मानता है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, या फिर लॉ कह दो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। ये बेटा रियलिटी है। एक्चुअल में न्यूटन का ये सिद्धांत नहीं था, बल्कि न्यूटन ने मॉडिफाई करके लॉ दिया था, और 2-3 बातें इन्होंने न्यू ऐड किया था। जैसा कि डेकार्टेस ने सिर्फ इतना बताया था कि लाइट इज़ अ मेड अप ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, बट इन्होंने 2-3 फैक्ट और ऐड कर दिया था। जैसे कि वो फैक्ट ये था कि ये टीनी पार्टिकल से मिलके तो बनता ही है, पहला फैक्ट, ये टीनी पार्टिकल से मिलके बनता है, ठीक, टीनी पार्टिकल से मिलके बनता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ इन्होंने कहा था कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी मैक्स होती है, बस ये इनका फेलियर हो गया था। डेंसर मीडियम में वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, बस ये बात इन्होंने कह दिया था। बाद में समय के बाद ये गलत प्रूफ किया गया, बट इन्होंने बेटा यही कहा था। और भी ढेर सारी बातें हैं, बट हम बेसिक पॉइंट को आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या बोला था। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में, न्यूटन्स स्मॉल टीनी पार्टिकल थ्योरी में यही बातें ऐड की गई थी, और इसी को इन्होंने बताया था। तो साइंस में इसीलिए इनका नाम बहुत नाम माना जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं, जो हम जेन्युइन पढ़ाई पढ़ते हैं वहाँ पर ये बात कहा जाता है कि न्यूटन्स ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। तो वो फैक्ट भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। ये मॉडिफाई थ्योरी थी न्यूटन के द्वारा। अब आपको एक बात बताते हैं, यहीं से न्यूटन के इसी कॉर्पस्कुलर थ्योरी के कारण अकॉर्डिंग टू एवरेज 1704 में इन्होंने ये बताया कि जो हमारी लाइट होती है दिस इज़ फॉर्म ऑफ पार्टिकल, मतलब दिस इज़ एन फॉर्म ऑफ पार्टिकल। और इसी पार्टिकल थ्योरी के आधार पे इन्होंने कहा था कि लाइट हमारी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ रे, और यहाँ से जन्म होता है रे ऑप्टिक्स का। यहाँ से पहली बार टॉपिक कोरिलेट होता है रे ऑप्टिक्स का। तो ये वैज्ञानिक के थ्रू इन्होंने बताया था इतनी बातें। तो ज़रा समझना, ये थीम आपको समझ में आया डेट वाइज। अब आपको एक बात और बताते हैं, इन्हीं के समय, मतलब न्यूटन्स के समकालीन, इन्हीं के सेम टाइम एक और वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है हाइगेंस। यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, हाइगेंस। ये भी बेटा एक साइंटिस्ट हैं, फिज़िक्स के बहुत नामी साइंटिस्ट हैं। आपको समझाता हूँ, बहुत गजब की थ्योरी रही है, तभी आपको इतना समय के साथ बिल्कुल कोरिलेट कर रहा हूँ। न्यूटन के ही समकालीन, न्यूटन के ही सेम एज के एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगेंस। इन्होंने पहली बार बिना सोचे समझे, बिना फैक्ट के साथ, इनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, बस इन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि लाइट हमारी पार्टिकल नहीं होती, लाइट हमारी वेव मतलब रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में नहीं होती, बल्कि लाइट हमारी वेव फॉर्म में होती है। मतलब इनके पास कोई प्रमाण नहीं था, बट इन्होंने अपने मन से जो भी इनको उचित लगा, मैं समझाता हूँ चीज़ें, इन्होंने पहली बार कह दिया था कि लाइट हमारी किस फॉर्म में होती है, वेव फॉर्म में होती है। लाइट हमारी वेव फॉर्म में होती है। एवरेज, ये बेटा हमारा ये जो डेट है, ये एवरेज हमारा
1678 के आसपास, 1678 के आसपास, मतलब एवरेज इन्हीं के, ये जो इनका समकालीन है इन्हीं के कुछ समय बाद 1704 में ये बताए थे, तो इसी के आसपास मीन्स इन्हीं के थ्योरी के जस्ट ये समकालीन थे। इन्होंने कुछ समय बाद, जैसे हाइगेंस प्रिंसिपल, ये एवरेज तो हम लिखते हैं 1678, बट ये न्यूटन्स थ्योरी 1704 में इन्होंने जनरेट तो किया था, बट ये बात पहले से बोल दिए थे, ये बातें थोड़ा पहले से बोल दिए थे, बट डाटा के अकॉर्डिंग ये है। और हाइगेंस ने इसी, ये थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के लैंग्वेज उठाई है, थोड़ा सा मैंने और बुक्स की हेल्प लिया है, तो डाटा थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, और डेट जानते ही हैं पुरानी हिस्ट्री टाइम में तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है। हाइगेंस ने एवरेज 1678 में इस बात को बताया था बिना किसी प्रूफ के, किस आधार पे? ज्योमेट्रिकल थ्योरम, मतलब ज्योमेट्री के आधार पे, ज्योमेट्री मतलब समझते हैं ना, ज्यामिति, लाइट के ज्योमेट्री की बिहेवियर पे आधार पे, ज्योमेट्रिकल शेप के आधार पे, ज्योमेट्रिकल मोशन के आधार पे डायरेक्ट इन्होंने कह दिया था कि लाइट हमारी बस वेव फॉर्म होती है तो होती है, बस इतना ही। बल्कि इसके बारे में इनसे प्रमाण भी पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि लाइट वेव थ्योरी है, लाइट कैसे वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इनके पास कोई जवाब नहीं था, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, लेकिन ये अपने बात पे अड़े रहे। तो यही वजह है कि हाइगेंस को उतना बात को वैलिड नहीं दिया गया, इतना मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट नहीं दे पाए थे। हाइगेंस ने प्रमाण नहीं दिया था, बल्कि न्यूटन ने प्रमाण दे दिया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थ्योरी के तहत। इनकी थ्योरी भी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के तहत। उसी थ्योरी के तहत हम लोग कहते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है डेंसर मीडियम में, जो कि बात में गलत पाया गया, ये इन्हीं की थ्योरी है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हाइगेंस ने इस बात को बोला विदाउट प्रूवन, मतलब विदाउट प्रैक्टिकल। अब समझना ज़रा सा, इन्होंने विदाउट प्रैक्टिकल जब इस बात को बोला, विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट एक्सपेरिमेंट, तो होता क्या है आप समझते ही हैं, साइंस हमारी किस पर बेस्ड होती है? एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड। यही वजह है कि हाइगेंस के बात को किसी ने माना नहीं, इनके बात को किसी ने माना ही नहीं, मीन्स इनके बात को किसी को लोड ही नहीं लिया। लोड लेने का मतलब इनके बात को कोई सुना ही नहीं, इनकी बात को मतलब मान्यता मिली ही नहीं। लेकिन ये भाई कहे भले लोग माने या ना माने वो अलग चीज़ है, बट जो भी इनका वजह था, भाई बात तो सही है, विदाउट एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ नहीं जवाब दिए, निष्कर्ष नहीं दिए। पूछा गया क्यों वेव, कोई जवाब नहीं था। लेकिन इनके इस जवाब को 200 साल बाद, मीन्स इस इनके 1678 के 200 साल बाद आप जोड़ेंगे तो 1837, मतलब एवरेज हमारा 1800, लगभग 1800 के आसपास। ये थोड़ा सा अभी इरेज करता हूँ, आपको यहाँ पे समझाता हूँ। एवरेज, चलिए यहीं पर समझिए, 1801 के आसपास बात है, आपको समझाते हैं एग्जैक्ट 200 साल बाद। मतलब ये न्यूटन्स की थ्योरी भी थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर देता हूँ। 1704 में इन्होंने बताया था न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी, बिल्कुल सही है, थोड़ा समझाता हूँ आपको। इस डेट को नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं, एवरेज 1650 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों लोग समकालीन थे, हाइगेंस और ये लगभग समकालीन थे, बिल्कुल सेम एजेस, तो 1650 मान लीजिए। अब ज़रा समझना, भले किसी ने हाइगेंस को मान्यता नहीं दिया था, लेकिन इनके जवाब को देने के लिए एक नए वैज्ञानिक, उनका नाम था थॉमस यंग। इसको अलग पेन से लिख रहा हूँ, थॉमस यंग। ये एक न्यू साइंटिस्ट ने, इन्होंने विद रिजल्ट, विद एक्सपेरिमेंट इस बात को सिर्फ प्रूफ कर दिया था कि हमारे हाइगेंस ने बात सही किया है, और लाइट हमारी पार्टिकल थ्योरी नहीं बल्कि वेव होती है, मतलब लाइट हमारी रे नहीं होती बल्कि वेव होती है, इन्होंने प्रूफ कर दिया था। और भाई सिंपल सी बात है, आप भी जानते हैं कि साइंस के क्षेत्र में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो उनके थ्योरी को गलत कर पाना बहुत नामुमकिन था, लेकिन यही काम यंग ने करके दिखाया। और तब जाके 200 साल बाद, सर कैसे 200 साल बाद? देखो 1650 के आसपास इन्होंने बोला था, तो 1650 से ये देख रहे हो 1800, एवरेज 200 साल बाद ये जवाब मिला, और तब जाके दुनिया ने माना कि न्यूटन अब गलत हैं, और इसका जवाब यंग ने सिद्ध किया था। लाइट हमारी रे फॉर्म है, न्यूटन ने बताया, और इसको गलत सिद्ध किया हाइगेंस ने।
लेकिन हाइगेंस के पास प्रमाण नहीं था, तो इसको 200 साल बाद थॉमस ने प्रूव किया कि न्यूटन साहब आप गलत हैं, आपने गलत थ्योरी दिया कि रे फॉर्म होता है, बल्कि लाइट हमारी वेव फॉर्म होती है, जिसको हम जानते हैं वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट। इसको हम रीड करेंगे लाइट में बहुत आगे। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पूरा एक्सपेरिमेंट का नाम था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बेटा ये एक्सपेरिमेंट है पूरा, थॉमस यंग के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट है, जिसको इन शॉर्ट YDSE कहते हैं। YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने गलत सिद्ध किया था किसको? न्यूटन को। और इस थ्योरी के तहत आई होप आपको बातें बहुत क्लियर हुई होंगी। ये थ्योरी थी लाइट के पीछे जन्म लेने के बारे में, मतलब लाइट के बारे में ऐसे थ्योरी हमें दी गई थी कि कब वेव फॉर्म हुआ और कब हमारा लाइट फॉर्म हुआ, कब रे फॉर्म हुआ। आई होप बहुत बातें क्लियर हुई होंगी। अभी और डीप में बात करेंगे, ये तो मैं आपको सारी डेट वाइज डाटा वाइज समझा रहा हूँ। फिर इन दोनों झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक हमारे नए वैज्ञानिक आए, उनका जन्म हुआ, उनका नाम था मैक्सवेल। एक नए वैज्ञानिक पैदा हुए फिज़िक्स में जिनका नाम था मैक्सवेल, और इन वैज्ञानिक ने पूरा अजूबा ही करके दिखा दिया साइंस में। इन्होंने कहा, इन दोनों झगड़े को ख़त्म कर दिया। कहा लाइट के अंदर डुअल नेचर होती है, जो आप लड़ रहे हैं रे फॉर्म वेव फॉर्म, वेव फॉर्म रे फॉर्म, इन दोनों का झगड़ा ही ख़त्म कर दिया। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिद्ध किया कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। सीधा सीधा जवाब उन्होंने दे दिया, लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और इस चीज़ को आप पढ़ते हैं कि लाइट हमारी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसके बारे में मैक्सवेल ने बताया था एवरेज 1835 में। 1800 ये 1865 में इन्होंने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था 1865 मैक्सवेल ने। ये भी जर्नी क्लियर हुआ। तो ये बेटा पूरे सिद्धांत थे, मतलब रे का झगड़ा, रे मतलब पार्टिकल थ्योरी, कण पार्टिकल थ्योरी। जब पहली बार रे माना गया था तो रे मानने का मतलब है पार्टिकल थ्योरी। तो पहले आई पार्टिकल थ्योरी, फिर इसको गलत सिद्ध किया यंग ने, और फिर इन दोनों को गलत कर दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया कि लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, दिस इज़ एन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इसके अंदर रेडिएशन भी होता है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? वैरी करता रहता है। मतलब लाइट के अंदर वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ से पूरा झगड़ा है इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इन्होंने ही जवाब दिया, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहीं पर एक जवाब और मिला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी वेव मतलब मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। और इन्होंने प्रूव किया कि बिना मीडियम के भी हमारी लाइट वेव चल सकती है, विदाउट मीडियम इन्होंने कह दिया। तो यहाँ से ये भी झगड़ा क्लियर। इतनी बातें पूरी लाइट के बारे में सिद्धांत था, यहाँ तक बातें क्लियर। और फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक का जन्म होता है, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बाद बहुत ही नामी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। और आइंस्टीन ने ये पूरा, इन्होंने भी बताया कि ये इन्हीं के थ्योरी के। अब अल्बर्ट आइंस्टीन और नामी वैज्ञानिक थे, ये और दिमागदार, बहुत ही जेंटल पर्सन थे। तो इन्होंने इनके थ्योरी को यूज़ कर लिया, बस ये बता दिया कि अगर आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है। इन्होंने कहा भी था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी होगा। तो मैक्सवेल के थ्योरम को ही इन्होंने यूज़ कर लिया। कहा कि अगर आपका कहना है कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर ऊर्जा होगा, एनर्जी होगा। तो अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी है तो वो किसी मेटल पर गिरेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करने लगते हैं। और उस थ्योरी को इन्होंने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको इन शॉर्ट में PEE कहते हैं,
ई। और इस थ्योरम को बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आइंस्टीन का नाम जाता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने वाले मात्र और मात्र एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके बारे में कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। इन्होंने जो थ्योरम दिया था पूरे साइंस में आज तक वैलिड है, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स के तहत पढ़ते हैं। मीन्स अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डीप स्टडी नहीं करेंगे, बट ये कालक्रम आपको समझा रहा हूँ कि लाइट के बारे में कैसे कैसे जन्म हुआ। मैक्सवेल के सिद्धांत को और मॉडिफाई कर दिया एनर्जी फॉर्म में, और उस एनर्जी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि अगर लाइट एनर्जी है तो एनर्जी किसी मेटल पर पड़ेगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमर्ज करने लगते हैं, इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो उस थ्योरम को, उस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और आगे चल करके यही थ्योरम हमारा मॉडर्न फिजिक्स का जन्म बनता है। मीन्स आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का जन्म इसी सिद्धांत पे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, जिसको हम डील करेंगे बिल्कुल लास्ट के यूनिट में, एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो ये पूरा कालक्रम, ये मैंने पूरा टाइम पीरियड बताया लाइट का। इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मैंने लाइट की कहानी समझाया। इतनी बातें क्लियर हुआ तो चलिए थोड़ा सा आपको अब जो पॉइंट बताने वाला हूँ आप नोट करेंगे तो भी ठीक, नहीं नोट करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इतना अकॉर्डिंग टू थ्योरम बातें क्लियर। और ये पता है मैंने इतना डीप में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इतना मैं डीप में बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना बिखेर के लिखा है। जब लाइट पढ़ते हो तो कुछ कहानी वहाँ दे दिया है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हो तो कुछ कहानी वहाँ दे दिया है, जब हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं कुछ कहानी वहाँ दे दिया है, और जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ कहानी वहाँ दे दिया है। मतलब प्रकाश की चारों कहानी चार जगह बिखेर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया। एज अ टीचर धर्म जो होता है, शिक्षक का धर्म ही होता है सारे टॉपिक को बांध देना। मैंने सारे प्रकाश की कहानी को एक जगह बांध दिया, क्योंकि हम प्रकाश की कहानी पढ़ रहे थे। प्रकाश की पूरी जर्नी हमने यहाँ पर बांध दिया। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारी कहानी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसीलिए मैंने इतना लंबा टॉपिक लिया प्रकाश को समझाने के लिए। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कार्पस्कुलर थ्योरी पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बस 5 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम। इसके बाद हम एकदम जेन्युइन थ्योरी जो आप हाई स्कूल में पढ़े हो वही बताएंगे आपको, ठीक है। तो जब पहली बार कार्पस्कुलर थ्योरी आई थी, कणिका सिद्धांत जिसको कहते हैं, पार्टिकल थ्योरी कहते हैं, तो ये डेकार्टिस का था। डेकार्टिस ने सिर्फ इतना कहा था कि लाइट हमारी कंजर्व करती है स्मॉल टिनी का पार्टिकल, मतलब ये बनती है किससे, स्मॉल टिनी पार्टिकल्स से। बस यही सिद्धांत कार्पस्कुलर थ्योरी। थोड़ा सा मॉडरेट कर दिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी हो गया। और इसके बाद हाइगेंस का एक अलग चैप्टर है, हम पढ़ते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल, या फिर उस चैप्टर को हम अलग से रीड करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। आपके एनसीईआरटी में गिवन है वेव ऑप्टिक्स। जब हम रीड करेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में, तब आपको वहाँ पर हम ये जवाब देंगे कि क्यों इन्होंने अपने ज्योमेट्रिकल के आधार पे इस बात को कहा था कि लाइट वेव होती है। क्योंकि इनका जो सिद्धांत है, यहाँ पर क्लियर कट आप नोट कर लीजिएगा, हाइगेंस ने कहा तो था कि लाइट हमारी वेव फॉर्म होती है विदाउट एनी प्रूवन डाटा, विदाउट एनी प्रूवन डाटा। तो इनके बातों को उतनी मान्यता नहीं मिली थी, इनके बातों को कोई माना नहीं था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी थी, ज्योमेट्रिकल थ्योरी, जिसको हम कह रहे थे कि ज्योमेट्रिकल सिद्धांत के आधार पे इन्होंने प्रूव किया था। तो वो सिद्धांत है हाइगेंस प्रिंसिपल। वो हमें वेव ऑप्टिक्स में इंडिविजुअल रीड करना है, और 5 नंबर का डेरिवेशन वहाँ से आता है, रिफ्लेक्शन थ्योरी ड्यू टू हाइगेंस लॉ, या फिर अकॉर्डिंग टू हाइगेंस लॉ, वो हमें रीड करना है। हाइगेंस चैप्टर में पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, हाइगेंस की सारी बातें सही थी, नोट कर लीजिएगा, हाइगेंस की सारी बातें सही थी, केवल इनकी बातें कुछ फेल्योर हो गया था। हाइगेंस की सारी बातें सही थी, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ हाइगेंस के जस्ट सामने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाइगेंस ने सब कुछ सही कहा था, इनकी 2 बातें सही थी, वेव फॉर्म होता है ये सही था, ठीक है ना, इसको इनके सक्सेसर में माना जाता है, इनको इनकी सफलता में माना जाता है, लेकिन इनकी सिद्धांत फेल्योर था। इन्होंने जो हाइगेंस प्रिंसिपल दिया था ये एक्चुअल में फेल्योर था, ये इसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि इन्होंने वेव को लॉन्गिट्यूडिनल मान लिया था। इन्होंने जो अपनी ज्योमेट्रिकल थ्योरम मानी थी, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टू रूल इन्होंने लॉन्गिट्यूडिनल वेव कह दिया था, ये इनका फेल्योर माना जाता है। इसको एज इट इज़ ऐसे नोट करिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मान लेना, इनका फेल्योर माना जाता है। और इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर माना था।
हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर माना था, ईथर, ये भी इनका फेल्योर था। यही दो फेल्योर इनके पूरे सिद्धांत को गलत कर देता है, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी हाइगेंस का पूरा डीप स्टडी हम वेव ऑप्टिक्स में करेंगे। इतनी जर्नी हमारी कंप्लीट खत्म, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी हमारा आएगा। तो आगे आप इस थ्योरी को बिल्कुल एज इट इज़ नोट करिएगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये सिद्ध किया था न्यूटन के सिद्धांत को कि वेव थ्योरी हमारी होती है, आपके न्यूटन थ्योरी गलत है। यंग ने इस बात को प्रूव किया था कि न्यूटन साहब आप गलत हैं, आप रे ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, ये गलत है, जबकि हमारी लाइट वेव फॉर्म होती है। इसका प्रमाण दिए थे कौन? YDSE, और इसको हम इंटरफियरेंस चैप्टर में पढ़ेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब हम बात कर लेते हैं एकदम बिल्कुल साधारण सी लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में, जैसा कि हमें पढ़ना था। ये पूरा इतिहास हमने लाइट के बारे में रीड कर लिया। जैसा कि हमें पढ़ना था लाइट की प्रॉपर्टी, तो मैं ऐसे बोलता चल रहा हूँ, सिंपल सी बात। लाइट हमारी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। पहली बात, लाइट को अगर कुछ आप बोलोगे तो क्या कहोगे? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। विच इज़ एबल टू सीन एनीथिंग, जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। भाई अगर प्रकाश नहीं होता, लाइट नहीं होता, तो क्या हम चीज़ों को देख पाते? नहीं देख पाते। इसका मतलब लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ एबल टू सीन एनीथिंग, ठीक है ना, जो कि हमको किसी वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। दूसरी चीज़, लाइट वेव हमारी ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है। अब हम प्रॉपर्टी की रीड कर रहे हैं, चलो देखो, सारे प्रॉपर्टी को हम लिखते जाते हैं बहुत अच्छे से। ऑलरेडी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया। पहली प्रॉपर्टी लाइट के बारे में क्या है? लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट हमारी क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि ट्रेवल करती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। मैक्सवेल ने जैसा कि कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। ये दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक। और क्या है? विच इज एबल टू सीन एनीथिंग, ये बातें क्लियर, पहली बातें क्लियर। दूसरी चीज, लाइट के अंदर प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन का, अलग अलग से सब लिख देना। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्रैक्शन, भाई लाइट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन सा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। और क्या होता है? हमने 3 और पढ़ा था, अब आपको यहाँ पूरा लिख देता हूँ। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस अभी हमने पढ़ा था। पोलराइजेशन प्रॉपर्टी होता है, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी होता है। और क्या होता है? क्या होता है? डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी होता है, डिफ्रैक्शन। अब जरा समझना, ये तीनों थ्योरी किस बात को बताते हैं? वेव को, जैसा कि मैंने कहा था, वहीं से हम प्रॉपर्टी उठाएं, वेव फॉर्म, और ये दोनों प्रॉपर्टी रे फॉर्म। तो ये बातें हम बता चुके हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है? लाइट के अंदर और प्रॉपर्टी होता है, ये शो करता है डिस्पर्जन प्रॉपर्टी। लाइट हमारी डिस्पर्जन प्रॉपर्टी शो करती है। और क्या? स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाता है, स्कैटरिंग इफेक्ट। ये सब प्रॉपर्टी में लिख देना, 7-8 प्रॉपर्टी तैयार होती जा रही, स्कैटरिंग इफेक्ट। अब इतना लिखने के बाद लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे बड़ा क्लियर करता हूँ। देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बड़ी अच्छी बात है, आपको एक बात समझाता हूँ बेटा। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट ना हो। तो एक्चुअल में डाटा कहता है कि जहाँ पर एयर पार्टिकल नहीं होते हैं वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है। लेकिन जबकि हम ये भी मानते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, हमारा जो एयर होता है इसकी वैल्यू होती है 1, जो माध्यम होता है, एयर का मीडियम होता है, वो होता है 1। तो एक फार्मूला हम पढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c/n, ये फार्मूला पढ़ते हैं। और जब यहाँ पे हम एयर की वैल्यू रखते हैं 1, जब एयर की वैल्यू 1 रखते हैं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह, तो हमारा एयर में स्पीड ऑफ वेलोसिटी भी आता है। एयर में स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो आती है वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड माना जाता है। बट ये हैं वैल्यू वाइज तो दोनों सेम है, लेकिन हम कंसेप्ट क्या समझाना चाह रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ सही है, ये रियल है,
लेकिन जब एयर पार्टिकल की बात करते हो, जब एयर सराउंडिंग की बात करते हो, तो हम फिज़िक्स में तो यही सॉल्व करते हैं, बट आप सोचो ज़रा सा, एयर के पार्टिकल कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन पैदा करते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो वेलोसिटीज़ कम करते होंगे, तो रूल वाइज इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा कम होती है, थोड़ा सा कम, कंपेरिजन टू दिस क्वांटिटी थोड़ा सा कम होता है, ठीक है ना, ये बातें याद रखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विजिबल लाइट का जो रेंज होता है, मतलब जो हमारी मानवीय आँखें होती हैं, जो ह्यूमन आइज़ होती हैं, विजिबल लाइट को देखने की जो रेंज होती है वो होता है 4000 से 7000 nm। nm का मतलब नैनोमीटर, nm का मतलब नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर। और अगर एंगस्ट्रॉम में बोलें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 7000 से 4000 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल लाइट की रेंज होती है। दिस इज अ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी हम लाइट के बारे में पढ़ लिए, बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही सफिशियंट है, मतलब इतनी प्रॉपर्टी, ये 9 से 10 प्रॉपर्टी हमने रीड कर लिया। और हाँ, एक लास्ट ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी और होती है, कौन सी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने जो पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, किसकी? लाइट की ही। इट शोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक। तो इतनी प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जब मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तो वहाँ पर हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने भरसक पूरा कंप्लीट कोशिश किया कि जितना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दे सकूं। कंप्लीट हर एक टॉपिक को मैंने कोरिलेट किया, और क्रैश कोर्स में इतना हार्ड कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात है पेड बैच में, ठीक है। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। थैंक यू।